नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज गेन में। मेरा नाम है गोविंद और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ में पॉलिटी का एक टॉपिक जिसका नाम है भारत का संवैधानिक इतिहास। और संवैधानिक इतिहास में हमने पिछली वीडियो में हमने कुछ अधिनियम देखे, जिनमें से पहला अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा। उसके बाद में हमने 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखा। उसके बाद में हमने 1784 का एक्ट देखा। फिर उसके बाद में 1786 का एक्ट देखा। 1786 के बाद में हमने 1793 का चार्टर एक्ट देखा। फिर 1793 के बाद में हमने 20 साल बाद में 1813 का एक्ट देखा, जिसमें 1 लाख रुपए शिक्षा की व्यवस्था पर भी आए थे। उसके 20 साल बाद में हमने फिर 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम देखा। इस अधिनियम में हमने क्या क्या प्रावधान किए थे? इस अधिनियम में हमने प्रावधान देखे थे कि जो गवर्नर जनरल था हमारा बंगाल का, उसका पदनाम बदल दिया गया और उसको थोड़ा सा और विस्तृत कर दिया गया। उसको ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसको विलियम बेंटिक बना दिया गया। संप्रभुता बढ़ा दी गई। इसमें विधि आयोग बना दिया गया। पहला विधि आयोग बना दिया गया। इसमें खुली प्रतियोगिता भी कराने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें प्रयास नहीं हुआ क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसका विरोध किया। और इस पर जो ब्रिटिश ताज था उसका भी डायरेक्ट हुकूमत यहाँ पर रहने लग गया कंपनी पर। और जो ईसाई मिशनरी थी उनका भी यहाँ पर खुला जो न्योता है वो दे दिया गया, उन पर कोई पाबंद नहीं लगाया गया। यहाँ पर जो ब्रिटिश लोग थे उनको भी इस अधिनियम में अधिकार दे दिया गया कि वो भी आप यहाँ पर इंडिया में जाकर आप बस सकते हैं। इसके बाद में हमारा 20 वर्षों के बाद में फिर से दोबारा एक नवीनीकृत अधिनियम पारित किया गया, जिसका नाम है 1853 का चार्टर अधिनियम। तो हमको इसको देखते हैं कि 1853 का जो चार्टर अधिनियम है उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया। तो देखिए, जब 1833 का ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करने के लिए पारित किया गया, तब भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर बने रहने के संदर्भ में चिंता प्रकट की गई, क्योंकि इससे बंगाल के पक्ष में निर्णय लिया जाने की संभावना थी। सत्ता के विकेंद्रीकरण और भारतीयों को प्रशासन में शामिल करने का भी आह्वान किया गया। तो इसमें थोड़ा सा ये कर दिया गया कि सत्ता थी, इसमें तो केंद्रीकरण किया गया। जो 1833 का एक्ट था उसमें केंद्रीकरण किया गया, लेकिन इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया और भारतीयों को भी इस प्रशासन में शामिल करने का थोड़ा सा प्रयास किया गया। तो इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए 1853 के एक्ट में, वो हम देखते हैं। 1853 का जो एक्ट है उस अधिनियम के प्रावधान है। सबसे जो पहला प्रावधान है वो है कि कोई भी विशिष्ट समय अवधि नहीं दी गई, कि इस अधिनियम ने कंपनी के शासन को बढ़ाया और उसे ब्रिटिश ताज के विश्वास के तहत भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी। कब तक दी? कोई टाइम लिमिट नहीं दी गया कि ब्रिटिश जो ताज है उस पर विश्वास रखिए और भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखो। लेकिन पिछले चार्टर्स के विपरीत इसमें कोई विशेष अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई। उसमें 20 सालों की गई, लेकिन इसमें कोई अवधि नहीं दी गई। कार्यों का इसमें पृथक्करण कर दिया गया 1853 में। उसमें तो 1833 में तो केंद्रीकरण किया गया, लेकिन इसमें कार्यों का पृथक्करण। पहली बार जो गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पृथक कर दिया गया कि भाई विधायी कार्य अलग रहेगा, कार्यकारी अलग रहेगा। विधान परिषद का विस्तार कर दिया गया। एक अलग भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। इसमें विधान परिषद के रूप में 6 नए सदस्य शामिल किए गए। तो केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। कौन से अधिनियम? 1853 के चार्टर अधिनियम। इसमें कितने नए सदस्य बनाए गए? 6। कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। एक्सपेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कार्यकारी परिषद, विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के पूर्ण सदस्य के रूप में पदोन्नत किया गया। भाई जो विधि सदस्य थे, एक्सपेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद के पूर्ण सदस्य के रूप में पदोन्नत किया गया।
अब इसमें खुली प्रतियोगिता लागू कर दी गई। जो 1833 का एक्ट था उसमें खुली प्रतियोगिता लाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें लागू नहीं हो सकी। लेकिन 1853 में सरकार को कानून निर्माण और उसे लागू करने में मदद करने के लिए अच्छे सिविल सेवकों की आवश्यकता थी। इसलिए इसने भारतीय सहित सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली को शुरुआत में ला दिया। स्थायी प्रतिनिधित्व दिया गया इसमें। पहली बार बंगाल में, बंबई में, मद्रास और उत्तर पश्चिमी प्रांतों की स्थानीय सरकारों में 4 सदस्यों के रूप में केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। 4 सदस्य कौन से रहेंगे? जो स्थानीय है वहां के, उनको लिया जाएगा। तो इस अधिनियम में जो प्रावधान थे वो कौन सा किया गया कि कोई इसका समय लिमिट सीमा थी वो नहीं दी गई। कार्य को पृथक्करण कर दिया गया। विधायी और कार्यकारी दोनों अलग कर दिए गए। विधान परिषद का विस्तार कर दिया गया जिसमें 6 सदस्य बना दिए गए। कार्यकारी परिषद का विस्तार कर दिया गया। खुली प्रतियोगिता आयोजित करने लग गए इसमें, और स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल करने लग गए जिसमें 4 सदस्यों को शामिल किया गया। अच्छा, इस अधिनियम का महत्व क्या था? तो इस अधिनियम के महत्व में के लिए हम इसमें देख सकते हैं कि जो संसदीय सरकार की नींव थी, जो संसदीय सरकार की नींव थी उसमें गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी शाखा ने ब्रिटिश संसद के मॉडल पर कार्य किया। इस प्रकार इस अधिनियम ने सरकार के आधुनिक संसदीय स्वरूप की नींव रखी। अब जो आधुनिक संसदीय है उसकी नींव कौन से अधिनियम में मिलती है? 1853 के चार्टर एक्ट में। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी शाखा ने ब्रिटिश संसद के मॉडल का कार्य किया। कौन सी विधायी शाखा ने? और इस प्रकार से आधुनिक संसदीय की स्वरूप की नींव रखी। कंपनी के शासन का कमजोर। पिछले चार्टर अधिनियमों के विपरीत इस अधिनियम ने कंपनी के शासन को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। इस प्रकार यह किसी भी समय ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता था। साथ ही निदेशक मंडल में अब 6 सदस्य ब्रिटिश ताज द्वारा नामित किए जाते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने कंपनी का प्रभाव और कम कर दिया। अब कंपनी का प्रभाव यहाँ से धीरे धीरे समाप्त होने जा रहा है। भारतीय सिविल सेवाओं का जन्म। तो इस अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवाओं की शुरुआत हुई जो भारतीय सहित सभी के लिए खुली थी। इस प्रकार सिफारिश द्वारा नियुक्ति की प्रणालियों को समाप्त कर दिया गया और खुली और निष्पक्ष प्रतियोगिता की प्रणाली शुरू की गई। स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया 4 मेंबर का। भारतीयों को शामिल किया गया। यह भारतीयों को प्रशासन और कानून में शामिल करने की दिशा में पहला कदम था। तो ये इस अधिनियम के हम महत्व के रूप में देख सकते हैं। महत्व के रूप में इनको देख सकते हैं। इसके बाद में 1853 के 5 साल बाद ही फिर आता है एक भारत शासन अधिनियम 1858। 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति के बाद में फिर एक ब्रिटिश सरकार एक अधिनियम लाती है 1858। इसमें भारत में जो शासन चल रहा है उसको डायरेक्ट फिर ताज के थ्रू कर दिया जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको चलाएगी। तो यहां तक हमने देखा ये 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम, जिसमें क्या क्या प्रावधान किए गए वो हमने यहाँ पर देख लिए। इस वीडियो को आप एक बार दोबारा से रिवाइज करके देखिएगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि संसदीय सरकार की नींव रखी मिली, कंपनी के शासन को कमजोर कर दिया गया, भारतीय सिविल सेवाओं का जन्म होने लगा, स्थानीय प्रतिनिधित्व और भारतीय को शामिल करना, ये आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम आज यहाँ तक ही 1853 का जो चार्टर अधिनियम उसको ही देखेंगे। फिर अगले जो वीडियो है उसमें हम 1858 का अधिनियम देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ में बने रहिएगा। अच्छे से पढ़ाई करिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, हंसते रहिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।